हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल मैनवा पथ हिंदी पर। स्टोरी उसी सीन से शुरू होती है। 500 साल पहले मार्शल वर्ल्ड में एक शख्स उभरा जिसे ब्लेड गॉड कहा गया। उसका पहला शिकार था चियोंग मुआय, हेवनली डेमोनिक कल्ट का 7वां लीडर, जो उस समय के 5 ग्रेट मास्टर्स में से एक था। 2 साल बाद ब्लेड गॉड ने फिर हमला किया, इस बार माउंट सॉन्ग पर। डिवाइन मंक शाओलिन, जो भी 5 ग्रेट मास्टर्स में से एक था, मारा गया। चूंकि शाओलिन को सेंट्रल प्लेन्स में बहुत सम्मान मिलता था, 9 सेक्ट्स और एक फैक्शन ने मिलकर ढेर सारे छोटे सेट्स के साथ उस किलर का पीछा किया, लेकिन सब नाकाम रहे। 2 साल बाद इविल फैक्शंस का जायंट आयरन फिस्ट किंग युकजोंग जी उसकी तलवार से कट गया, और 2 साल बाद हुओंग सेक्ट का नंबर 1 स्वॉर्ड्समैन इमॉर्टल चिंग भी उसकी तलवार के नीचे गिर गया। उस समय उस शख्स के खून खराबे को रोकने वाला सिर्फ हमारा कल्ट का बेजोड़ स्वॉर्ड्समैन सॉर्ड डीमन था। ग्रैंडफादर की आवाज गंभीर हो गई जब उन्होंने ये कहानी खत्म की। उन्होंने सिर झुकाया और धीरे से सांस छोड़ी। मुझे तुम्हें सॉर्ड डीमन ने डेमोनिक एकेडमी क्यों बनाई, इसका असली कारण बताना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि तुम जानो। यूवन उनके सामने सीधा खड़ा, बिना रुके जवाब दिया। ये ब्लेड गॉड और उसके डिसेंडेंट्स के लिए था, जो एक दिन लौटेंगे। ग्रैंडफादर की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। तुम्हें ये कैसे पता? ग्रैंड गार्डियन ने पास आकर स्थिर आवाज में कहा। कल्ट लीडर ने खुद एल्डर्स का रास्ता फॉलो किया। उन्होंने डेमोनिक एकेडमी का 6ठा स्टेज पास किया। उन्हें स्वॉर्ड डीमन की आखिरी इच्छाएं और सीक्रेट नोट्स पता हैं। चियाजी हैरान रह गए। क्या यू ने 6th स्टेज टेस्ट पास किया? उन्होंने सांस छोड़ी, फिर जोर से हंसे। तुम इस बूढ़े को कभी सरप्राइज करना नहीं छोड़ते, लेकिन तुम्हारे जैसे टैलेंट के साथ अगर तुम पास न करते तो अजीब होता। ग्रैंडफादर का चेहरा गंभीर हो गया, उनकी आवाज धीमी और भारी हो गई। हमारा कल्ट अकेला नहीं था जिसने प्रिपरेशंस की। उनके शब्दों ने U1 को थोड़ा परेशान कर दिया। उसकी भौहें हल्की सी कुड़ गईं। उसने बिस्तर का किनारा कांपते उंगलियों से पकड़ लिया। ग्रैंडफादर ने आगे कहा, जब राइटियस पाथ के 2 जायंट्स शाओलिन डिवाइन मंक और हुओंग स्वॉर्ड्समैन मारे गए, तो राइटियस फैक्शंस ने एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बनाया उस शख्स का पीछा करने के लिए। वो रुके, फिर भारी लहजे में नाम बोला, फॉरेस्ट ऑफ हर्मिट्स। ग्रैंड गार्डियन जम गया। उनकी आंखें इस खुलासे पर चौड़ी हो गईं। ग्रैंडफादर ने जोड़ा, यही वो ऑर्गेनाइजेशन था जिसका हिस्सा ग्रैंड मास्टर गुजांग कभी थे। यूवुन ध्यान से सुनते हुए गहरे सोच में डूब गया। फॉरेस्ट ऑफ हर्मिट्स, एक ताकत जो मार्शल वर्ल्ड में भारी खून खराबे के समय ही दिखती थी, लेकिन 500 सालों में उनका कोई निशान नहीं मिला। सबको लगा ये बस एक अफवाह है। ग्रैंडफादर ने थकी सांस छोड़ी। नहीं, वो सचमुच एग्जिस्ट करते हैं। फॉरेस्ट ऑफ हर्मिट्स हैं। ग्रैंड मास्टर गुजांग खुद इसके मेंबर थे। चूंकि 5 ग्रेट मास्टर्स में से ज्यादातर ब्लेड गॉड ने मारे थे, राइटियस फैक्शंस का डरना स्वाभाविक था। 500 साल पहले उन्होंने सिर हिलाया, लेकिन उनका रास्ता हमारे से अलग था। सॉर्ड डीमन ने मार्शल आर्टिस्ट को तैयार करने के लिए खुद को समर्पित किया, ताकि एक दिन ब्लेड गॉड का सामना हो सके। फॉरेस्ट ऑफ हर्मिट्स ने उसे सीक्रेटली ट्रैक करने में खुद को लगाया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि ब्लेड गॉड कोई ट्रेस नहीं छोड़ता था। फिर भी फॉरेस्ट ऑफ हर्मिट्स कभी नहीं रुके। जब बाकी लोग हंट छोड़ चुके थे, वो लगातार पीछा करते रहे, जैसा सॉर्ड डीमन ने भविष्य के लिए सोचा था। ग्रैंडफादर की आवाज धीमी हो गई, और उनकी प्रिडिक्शन सच हुई। ब्लेड गॉड के गायब होने के 200 साल बाद जैंगू प्रोविंस के माउंट बायांग पर ब्लेड गॉड की ब्लेड टेक्निक के हल्के निशान मिले। उनकी आवाज और भारी हो गई, जैसे कमरे पर पत्थर रख दिया हो। लेकिन उन ब्लेड मार्क्स में कुछ अजीब था। उन्होंने कंबल को और सख्त पकड़ा। वो ब्लेड गॉड के मारे गए मास्टर्स के शवों पर मिले निशानों से बहुत कम रिफाइंड थे। रिकॉर्ड्स में लिखा कि वो बस उनकी मार्शल आर्ट्स की नकल थी। माउंट बायांग के बाद और कुछ नहीं मिला, लेकिन 50 साल बाद एक और साइन मिला। इस बार जी प्रोविंस के नॉर्दर्न रीचेस में ब्लेड मार्क्स माउंट बायांग के मुकाबले कहीं ज्यादा एडवांस थे, फिर भी ब्लेड गॉड की टेक्निक से बहुत कमतर। यूवुन अपनी जिज्ञासा ना रोक पाकर आगे झुका। तो क्या फॉरेस्ट ऑफ हर्मिट्स ने उस वक्त उनका सामना किया? ग्रैंडफादर ने सिर हिलाया। नहीं, सदियों के सीक्रेटिव परस्यूट के बावजूद फॉरेस्ट ऑफ हर्मिट्स कभी ट्रू विल्डर को नहीं ढूंढ पाए। उन्होंने बस कुछ ब्लेड मार्क्स और मार्शल आर्ट्स के अवशेष छोड़े। उनकी शेप का कोई शैडो नहीं। फिर उन्होंने U1 से आंखें मिलाईं। उनकी नजर तेज और पक्की थी। फॉरेस्ट ऑफ हर्मिट्स के बनने से अब तक उन्होंने ब्लेड गॉड की टेक्निक्स के ढेर सारे ट्रेसेस ढूंढे, लेकिन विल्डर्स ने कभी अपनी प्रेजेंस नहीं दिखाई। चियाजी की आवाज गहरे मतलब के साथ नीची हो गई। फिर भी उन ट्रेसेस से एक फैक्ट पता चला। U1 की भौहें उठी। एक फैक्ट? चियाजी का चेहरा सख्त हो गया। उनके ब्लेड मार्क्स समय के साथ और करीब होते गए। वो धीरे धीरे ब्लेड गॉड के निशानों जैसे हो गए। हियोबोंग और ग्रैंड गार्डियन दोनों जम गए। इस खुलासे पर हैरान ग्रैंडफादर गंभीर लहजे में बोले, इसके आधार पर फॉरेस्ट ऑफ हर्मिट्स ने एक डरावना अनुमान लगाया।
ये लोग सचमुच ब्लेड गॉड के डिसेंडेंट्स थे, लेकिन शायद उन्हें डायरेक्टली उसकी टीचिंग्स नहीं मिली थी। यू वुन ने अपनी ठुड्डी पर हाथ रखा, सोच में डूबा। ये रीजनेबल अनुमान है। अगर उन्हें फॉर्मली सिखाया नहीं गया या ब्लेड गॉड की डिवाइन मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग मेथड खो गई थी, तो शायद सदियों में उन्होंने धीरे धीरे इसे रिक्रिएट किया। लेकिन जो ट्रूली मैटर करता था वो ये था, ब्लेड गॉड के डिसेंडेंट्स एग्जिस्ट करते थे। ग्रैंडफादर ने आवाज सख्त करते हुए कहा। समय के साथ उन डिसेंडेंट्स को पता चला कि फॉरेस्ट ऑफ हर्मिट्स उनका पीछा कर रहा है। उन्होंने खुद को रिवील किया, लेकिन सिर्फ प्रैकर्स को हंट करने के लिए। उनकी मुट्ठियां घुटनों पर सख्त हो गईं, नसें उभर आईं। जब तक ये ट्रूथ पता चला, फॉरेस्ट ऑफ हर्मिट्स के 3 से ज्यादा मास्टर्स गायब हो चुके थे। तो शाओलिन का धर्मा मास्टर जैम, जो फॉरेस्ट ऑफ हर्मिट्स का मेंबर था, ने बेट बनने की पेशकश की ताकि हंट को उल्टा कर दे। उन्होंने गहरी सांस छोड़ी, फिर हथेलियां जोड़कर आंखें बंद करके जैसे प्रार्थना में बोले। धर्मा मास्टर जैम की जान की पेशकश से हम पहली बार उनसे मिले। बाद में ग्रैंड मास्टर गुजांग और मैं ब्लेड गॉड के कुछ डिसेंडेंट्स को पकड़ने में कामयाब रहे, लेकिन इंटरोगेट करने से पहले उनके सिर फट गए। हर बार हमें इंफॉर्मेशन का एक टुकड़ा भी नहीं मिला। उन्होंने मुश्किल से निगला, आवाज और नीची हो गई। फिर 20 साल पहले एक शख्स उभरा, एक एनिमी जिसकी मार्शल प्रावेस जबरदस्त थी। वो दूसरों को लीड कर रहा था, आयरन मास्क्स के पीछे छिपे लोगों को। ग्रैंडफादर की नजरें दूर हो गईं, जैसे वो उस बैटल को फिर जी रहे हों। उनमें से एक ने ठंडी आवाज में कहा, अपने कॉमरेड्स के साथ रीयूनियन एंजॉय करो। पहले मुझे उसका मतलब समझ नहीं आया। ग्रैंडफादर ने माना, लेकिन पहले से कहीं फियर्स बैटल के बाद हमने 6 ब्लेड मार्शल स्कूल का मास्टर खो दिया। भले ही हमने आयरन मास्क्स वालों को पकड़ लिया, लेकिन मास्क्स हटाने पर ही हमें उसके शब्दों का मतलब समझ में आया। उन मास्क्स में एनिमी कोई और नहीं बल्कि धर्मा मास्टर जैम था, वही शख्स जो बेट बनकर सैक्रिफाइस हुआ था। ग्रैंडफादर की आवाज और भारी हो गई। और भी थे फॉरेस्ट ऑफ हर्मिट्स के मास्टर्स जिन्हें हम मरा हुआ मानते थे, लेकिन वो मरे नहीं थे। उन्हें हाइप्नोसिस के नीचे रखा गया था। चाहे हमने कोई भी मेथड ट्राई किया, हाइप्नोसिस तोड़ने का रिजल्ट हमेशा सेम था। उनके सिर में बग्स एक्सप्लोड हो जाते और वो इंस्टेंटली मर जाते। वो रुके, उनकी नजरें पास्ट में डूब गईं। लेकिन धर्मा मास्टर जैम अलग थे। उन पर हाइप्नोसिस सिर्फ पार्शियली टूटा था। उन्होंने बताया कि 6 ब्लेड मार्शल स्कूल ने इतनी ताकत इकट्ठी कर ली थी कि वो पूरे मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड के खिलाफ खड़ा हो सकता था। लेकिन उन्होंने तेज सांस छोड़ी। वो बैटल में पहले ही फेटली वुंडेड थे। वो ज्यादा देर नहीं टिक सके और आखिर में मर गए। ग्रैंडफादर ने आगे कहा, उनका सिर एक्सप्लोड नहीं हुआ। क्यों? ये जानने के लिए मैंने ग्रैंड मास्टर गुजांग से परमिशन मांगी कि उनके स्कल को काटूं, और जो मैंने डिस्कवर किया वो शॉकिंग था। उनके सिर में बग डॉर्मेंट था, जैसे हाइबरनेशन में चला गया हो। इसकी एक्टिविटी को सप्रेस करने वाली शायद मसल चेंज क्लासिक की सीक्रेट बुद्धिस्ट पावर थी। तभी यू वुन ने अचानक बीच में बोला, उनकी आवाज रियलाइजेशन से तेज, ग्रैंडफादर मत कहिए कि आपने मसल चेंज क्लासिक इसलिए सीखी थी। ग्रैंडफादर ने धीरे से हामी भरी। उनका चेहरा गंभीर, आंखें यू वुन पर टिकी। हाँ, वो उनके स्ट्रांग होल्ड में घुसने के लिए था। फिर पक्के हौसले के साथ उन्होंने डिक्लेयर किया, ये बूढ़ा आदमी भी फॉरेस्ट ऑफ हर्मिट्स का मेंबर था। यू वन जम गया हैरानी में चुप। उसकी मुट्ठियां इतनी सख्त भींची कि वो कांपने लगी। अंदर डिसबिलीफ और टर्मोइल उमड़ रहा था। ग्रैंडफादर की आवाज स्थिर हो गई। शाओलिन के बोधा धर्मा की मसल चेंज क्लासिक को कल्टीवेशन टेक्निक्स का पीक माना जाता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत माइंड और बॉडी को काम करने में है। वो रुके, फिर गंभीर लहजे में बोले, जब हमें पता चला कि मसल चेंज क्लासिक हिप्नोसिस और बग्स को रिस्ट्रेन कर सकती थी, ग्रांड मास्टर गुजैंग और मैंने प्लान बनाया कि इसे 6 ब्लेड मार्शल स्कूल में इन्फिल्ट्रेट करने के लिए यूज करें। ग्रांड गार्जियन, जो पास में ध्यान से सुन रहा था, आखिरकार बोला, उसकी आवाज रियलाइजेशन से भारी, क्या यही रीजन था कि आप उस समय सेक्लूजन में गए थे मसल चेंज क्लासिक सीखने के लिए? ग्रैंडफादर ने उसकी तरफ देखा, हल्के से हामी भरी। वो रीजन का हिस्सा था, लेकिन और भी था। मैं हेवनली डेमोनिक स्वॉर्ड आर्ट की एनर्जी सर्कुलेशन मेथड को रिस्टोर करना चाहता था। मुझे बिलीव था कि सिर्फ हेवनली डेमोनिक स्वॉर्ड आर्ट ही ब्लेड गॉड की डिवाइन मार्शल आर्ट का काउंटर कर सकती थी। लेकिन बिना एनर्जी सर्कुलेशन मेथड के मैं इसके ट्रू स्वॉर्ड टेक्निक्स को फुली अनफोल्ड नहीं कर सकता था। इसीलिए मैंने इतना टाइम इसे रिस्टोर करने में लगाया। उनके चेहरे पर छाया पड़ी जब उन्होंने जोड़ा, मेरा प्लान था कल्ट में रहूं जब तक मसल चेंज क्लासिक मास्टर ना हो जाए। लेकिन जितना मैं प्रैक्टिस करी, मेरे अंदर बुद्धिस्ट एनर्जी बढ़ती गई, जो हमारे हेवनली डेमोनिक कल्टीवेशन की ट्रू एनर्जी को ओवरशैडो कर रही थी। उन्होंने नजरें झुकाईं, आवाज में रेजिग्नेशन की झलक। अगर 6 एल्डर्स या चान यू जैंग, जिन्हें कल्ट लीडर की पोजीशन इनहेरिट हुई थी, नोटिस कर लेते तो सब बर्बाद हो जाता। इसीलिए मुझे प्लान से पहले कल्ट छोड़ना पड़ा। धीरे से सांस लेते हुए उन्होंने कंक्लूड किया, सालों की प्रिपरेशन के बाद मैंने आखिरकार प्लान को मोशन में डाला। मैंने खुद को कैप्चर होने दिया और वहां से मैंने स्नेक के माउथ में घुसपैठ की। ग्रैंड गार्जियन का शरीर कांपने लगा, ग्रीफ और रिस्पेक्ट से भरा। खुद को रोक
रोक न पाकर वो घुटनों पर गिर गया। ग्रैंडफादर के सामने झुककर उनकी आवाज कांप रही थी। आपने इतना बोझ अकेले कैसे उठाया? काश आपने अपने सबॉर्डिनेट्स को बताया होता। ग्रैंडफादर ने ग्रैंड गार्जियन के कांपते कंधे पर धीरे से हाथ रखा। उनकी आवाज धीमी लेकिन पक्की। क्या तुम भी हेवनली डेमोन सील और सॉर्ड डेमोन की विल की मिशन नहीं उठाते? ये बूढ़ा आदमी ऐसी ड्यूटी को कैसे ओवरलुक कर सकता था? ह्यू वोंग और ग्रैंड गार्डियन दोनों इमोशनल हो गए। उनकी आवाज टूटने लगी जब उन्होंने एल्डर का नाम पुकारा। ह्यूवन चुपके से पास खड़ा था। उसकी मुट्ठियां इतनी सख्त थीं कि नकल्स वाइट हो गए। उसके थॉट्स तूफान की तरह उमड़ रहे थे। तो ग्रैंडफादर बैटल में कैप्चर नहीं हुए, उन्होंने विलिंगली गया था। ग्रैंडफादर ने आंखें थोड़ी देर बंद की, खुद को समेटते हुए, फिर धीमे और भारी लहजे में बोले, उनके कैप्चर करने के बाद मैं 6 ब्लेड मार्शल स्कूल के स्ट्रांग होल्ड में जागा। पहले उन्होंने पोलाइटली ट्रीट किया, ऑफर्स दिए और वेरियस फैक्शंस के सीक्रेट्स रिवील करने की कोशिश की, लेकिन जब परसुएशन फेल हुआ, उनकी आंखें खुली। मेमोरी की छाया में वो थ्रेट्स और टॉर्चर की तरफ मुड़ गए। ह्यूवन का गला सख्त हो गया। उसके थॉट्स बिटरली फुसफुसाए। मैंने देखा था जब ग्रैंडफादर लौटे, उनके शरीर पर टॉर्चर के स्कार्स। ग्रैंडफादर के हाथ हल्के से कांपे जब उन्होंने उन्हें जोड़ा। उनकी आवाज किनारों पर टूट रही थी। ये इस बूढ़े की मूर्खता थी। मुझे लगा कि अगर मैं इंड्योर कर लूं तो सब हासिल कर लूंगा, लेकिन हम दोनों जो वहां 10 साल तक टॉर्चर हुए, आखिरकार उनके हिप्नोसिस में सकम कर गए। उनकी जॉ सख्त हो गई, आंखें बिटर शेम से सिकुड़ गईं। उस टाइम उनकी हिप्नोसिस टेक्निक्स मसल चेंज क्लासिक की पावर से भी आगे निकल गई थीं। अभी भी कांपते हुए ग्रैंडफादर ने अब लगभग फुसफुसाते हुए कहा, शर्म की बात है, मुझे हिप्नोसिस के समय की कोई मेमोरी नहीं है, लेकिन कोई डाई का ऑर्डर नहीं था। उन्होंने जज किया कि उन्होंने इस बूढ़े को कंप्लीटली घोस्ट आयरन का मेंबर बना दिया और मेरे लिए उनके ग्रैंड प्लान में अर्नेस्टली यूज करना शुरू कर दिया। हर बार जब मैं मसल चेंज क्लासिक से ब्रीफली हिप्नोसिस तोड़ने की कोशिश करता, उनके लेयर में इतने मास्टर्स थे कि मैं फ्रीली यूज नहीं कर सकता था। कभी कभी सेंसेस रिगेन करने में 1 महीना लगता, कभी उससे भी ज्यादा। मेरी मेमोरीज फ्रैगमेंट्स की तरह बिखरी थीं, हमेशा कंफ्यूजन में। ग्रैंडफादर की आवाज और धीमी हो गई। बात को वर्स करने के लिए उन्होंने धीरे से कहा, हिप्नोसिस और बग्स मसल चेंज क्लासिक की एनर्जी के साथ अडैप्ट कर रहे थे। ग्रैंड मास्टर गुजैंग के लिए भी यही रहा होगा। ह्यूवन ने धीरे से पूछा, क्या आपको कुछ पता चला? ग्रैंडफादर ने आंखें बंद की और सिर हिलाया। उनका चेहरा बिटर डिफीट से भरा। वो वाकई रिमार्केबल थे। उन्होंने सिंप्लीफाइड चाइनीज कैरेक्टर्स को कोड की तरह यूज किया, लेकिन मैं आधे से ज्यादा समझ नहीं पाया। मुझे कोई क्रूशियल इंफॉर्मेशन नहीं मिली। ह्यूवन का चेहरा सख्त हो गया। एक थॉट उसे स्ट्रक किया, क्या वो सिंप्लीफाइड चाइनीज हो सकता है? अब सोचता हूं तो डिवाइन टेक्निक्स की बुक जो वो चाहते थे, वो भी सिंप्लीफाइड चाइनीज में थी। उसने मुट्ठी भींची। कितना शेम है, अगर मैं वो बुक लाया होता तो हम डिसाइफर कर सकते थे, लेकिन ग्रैंडफादर की सिचुएशन में ये इम्पॉसिबल था। ग्रैंडफादर ने हल्के से हामी भरी। आखिर में मैं बस उन कैरेक्टर्स को ट्रांसक्राइब कर सका जब हिप्नोसिस हटता था। ह्यूवन की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। क्या ये सच है? हाँ, ग्रैंडफादर ने उनकी आवाज स्थिर लेकिन थकी हुई जवाब दिया। प्रॉब्लम यह थी कि ट्रांसक्राइब चीजों को स्मगल करना था। लंबे वेट के बाद एक अपॉर्चुनिटी आई। मुझे ड्रैगन टर्टल का कोर लेने के लिए डिप्लॉय किया गया। लकीली हैब प्रोविंस में ब्रीफली कॉन्शियसनेस रिगेन हुई और मैंने उसे हाइड कर दिया बिना उनके नोटिस के। भले ही मेरी मेमोरी कंप्लीट नहीं, वो कोड शायद उनके एंसेस्टर ने छोड़ा था। ह्यूवन की सांस रुक गई। उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। अगर ये सच है, अगर ये ब्लेड गॉड का रिकॉर्ड है, तो हम उसका ट्रू पर्पस जान सकते हैं, ग्रैंडफादर ने धीमी और डेलिब्रेट टोन में कहा। बाद में ड्रैगन टर्टल को सामना करते वक्त हिप्नोसिस फिर टेम्पररीली हट गया। मैंने अपनी आइडेंटिटी प्लैक को नॉर्थ सी आइस पैलेस के एक यंग मैन को एंट्रस्टेड किया और हेल्प मांगी। ग्रैंडफादर ने हल्की हंसी दी। उनकी थकी आंखें ह्यूवन को देखकर नरम हो गईं। किसने सोचा था कि मिरेकल से तुम ही इस बूढ़े को रेस्क्यू करोगे? मुझे लगता है ये मिरेकल हेवनली एंसेस्टर की ग्रेस की वजह से है। वो रुके, उनके शब्द खामोशी में डूब गए। फिर उनकी नजर तेज हो गई जब उन्होंने पूछा, और तुम 5 स्पिरिट्स के कोर्स के बारे में जानना चाहते थे? ह्यूवन का चेहरा गंभीर हो गया। मैं क्यूरियस था कि आपने क्यों कहा कि कोर्स उनके हाथ में कभी नहीं जाने चाहिए। ग्रैंडफादर ने धीरे से सिर उठाया। उनकी आवाज भारी। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन अगर वो सच कह रहे थे। वो रुके, फिर गंभीर लहजे में बोले, इटर्नल लाइफ, इमॉर्टैलिटी। उन्होंने कहा कि कोर्स से कोई इटर्नल लाइफ एंजॉय कर सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें ताकि अगला एपिसोड मिस ना हो। अगली बार मिलते हैं।